भारतीय मूल के अभिनेता देव पटेल ने अजनबी की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी। लाइफ ऑफ पाई और स्लमडॉग मिलेनियर फिल्मों से मशहूर हुए देव चाकूबाजी की घटना को रोकने के लिए बीच में कूद पड़े। घायल व्यक्ति की हिफाजत के लिए वे पुलिस के आने तक वहीं डटे रहे। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। रानिल ने कहा, हमारा देश अपने इतिहास के सबसे मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। इस दौर में भारत और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जीवन रक्षक सांसें दी हैं, इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले 160 दिन से जारी हैं। इस दौरान दुनिया भर के देशों का रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाना जारी है। अब रूस की गिनती ऐसे देश के रूप में हो गई है जिस पर सबसे ज्यादा प्रतिबंध हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड ईरान के पास था। इन प्रतिबंधों ने न सिर्फ रूस को प्रभावित किया है, बल्कि यहां रह रहे भारतीयों पर भी गहरा असर पड़ा है। पंजाब के पटियाला में बुधवार को चौंकाने वाली घटना सामने आई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पटियाला मेन शाखा से 10-15 साल का एक बच्चा 35 लाख रुपए से भरा बैग लेकर रफू चक्कर हो गया। लाखों रुपए की यह राशि बैंक के बाहर लगे एटीएम में डालने के लिए रखी थी। बैग गायब होने पर बैंक में हड़कंप मच गया। आनन फानन में बैंक में लगे सीसीटीवी चेक किए गए और वारदात की सूचना पुलिस को दी गई। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर विवाद के बाद अब एक और फिल्म के पोस्टर पर बवाल मच गया है। दरअसल 17 जुलाई को एक फ्रेंच फिल्म मासूम सवाल के मेकर्स ने कुछ पोस्टर्स शेयर किए थे, जिसमें से फिल्म के एक पोस्टर में सैनिटरी पैड पर भगवान कृष्ण की फोटो बनी हुई है। इस पोस्टर के सामने आने के बाद अब सोशल मीडिया पर यूजर्स फिल्म के डायरेक्टर और स्टार कास्ट पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगा रहे हैं। 2 दिन बाद यह फिल्म रिलीज होने वाली है। पंजाब के सरकारी स्कूलों में बच्चों को किताबें न मिलने पर सियासी घमासान मच गया है। कांग्रेस सरकार में शिक्षा मंत्री रहे परगट सिंह ने आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा है। परगट ने कहा कि सरकार बनने के 5 महीने बाद भी सीएम भगवंत मान सरकार पंजाब के सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स को किताबें तक उपलब्ध नहीं करवा सकी। दूसरी तरफ पेपर सिर पर हैं। अब कह रहे हैं कि किताबों की छपाई के लिए सरकार के पास कागज नहीं है। कानपुर में चकरपुर मंडी चौकी इंचार्ज दरोगा सुरेंद्र नारायण शुक्ला के बिगड़े बोल का एक ऑडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें वह एक व्यापारी को फोन कर चौकी आने को कहते हैं। जब वह व्यापारी अपना नाम आसिफ बताता है तो वह उससे कहते हैं कि तुझे पाकिस्तान भिजवा दूंगा। ऑडियो का संज्ञान लेकर एसपी आउटर ने सीओ सदर को जांच सौंपी है। कलेक्टर द्वारा हारे हुए प्रत्याशी को विजयी घोषित करने की याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बुधवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विवेक अग्रवाल ने जिला कलेक्टर को व्यक्तिगत रूप से अनावेदक बनाने के निर्देश जारी किए। साथ ही कलेक्टर को 17 अगस्त को तलब भी किया है। जनपद पंचायत उपाध्यक्ष पद का चुनाव जीतने के बाद दायर की गई चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला कलेक्टर ने हारे हुए प्रत्याशी को विजयी उम्मीदवार घोषित कर दिया, जिसके खिलाफ पीड़ित ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। ईडी की कार्रवाई पिछले दिनों काफी तेज हुई है और इसके एक्शन को लेकर विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चर्चा नोटों की उन गड्डियों को लेकर भी है जिसको गिनने के लिए मशीन तक मंगानी पड़ी। ऐसे में क्या यह संभव नहीं कि यह चुनावी मुद्दा बने? लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन तैयारी शुरू है, खासकर बीजेपी की ओर से। विपक्ष के सामने वही सवाल है जो पिछले लोकसभा चुनाव के समय था। इन सब के बीच एक सवाल यह भी है कि आखिर बीजेपी किस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेगी? प्रधानमंत्री मोदी की ओर से क्या बड़ा फैसला होगा? कोरोना वायरस जैसी महामारी से निपटने के लिए भारत में अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई गई। रूस यूक्रेन युद्ध का असर भारत पर कम से कम पड़ा है। सरकार की यह एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन क्या सिर्फ इसी के सहारे बीजेपी चुनावी मैदान में जाएगी? शायद ऐसा नहीं है। एक ऐसा मुद्दा जिससे लोगों की भावनाएं अधिक से अधिक जुड़ी हो, खासकर गरीब और मध्यम वर्ग से। इस राह पर बीजेपी आगे बढ़ चुकी है। इस वक्त ईडी शब्द की गूंज राजनीतिक गलियारों में सबसे अधिक सुनाई पड़ रही है। बंगाल में अभी नोटों की गड्डी देखकर लोगों का मुंह खुला का खुला ही है। मेहनत मजदूरी करके कैसे भी घर चलाने वाले लोग जब ऐसी तस्वीरें देखते हैं तो उनके सामने यही सवाल होता है कि इतना पैसा। इसके साथ ही ईडी की कार्रवाई महाराष्ट्र में शुरू है। विपक्ष की ओर से यह कहा जा रहा है कि सरकार जानबूझकर निशाना बना रही है। हालांकि पब्लिक यह भी देख रही है कि ऐसे लोग भी पकड़े जा रहे हैं जिनके पास अकूत दौलत है। चुनाव में मुद्दा कुछ भी हो सकता है, लेकिन लोगों की भावनाएं भी ऐसे मुद्दों से जुड़ी होती हैं।
जिस प्रकार एक के बाद एक छापेमारी हो रही है, उससे इस बात के संकेत तो मिल रहे हैं कि आने वाले वक्त में यह चुनावी मुद्दा जरूर बनेगा। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक बार फिर से सुर्खियों में है। एएमयू के इस्लामिक स्टडीज विभाग ने इस्लामिक स्कॉलर अबुल आला मौदूदी और सैयद कुतुब को सिलेबस से हटा दिया है। इस्लामिक स्टडीज विभाग में इन्हें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के रूप में पिछले कई दशकों से पढ़ाया जाता रहा है। समाज सेविका मधु किश्वर समेत कई दक्षिणपंथी स्कॉलर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ओपन पत्र लिखकर इस बात की मांग की थी कि इस्लामिक स्कॉलर मौलाना अबुल आला मौदूदी के लेखन और विचारों को इस्लामिक स्टडीज के पाठ्यक्रम से हटाया जाना चाहिए। इस फैसले के बाद मधु किश्वर ने ट्वीट किया कि मौलाना मौदूदी को हटाना यह स्वीकार करता है कि वह कट्टर खूनी जिहाद को ही मुसलमान का फर्ज बताते थे। पूरा सिलेबस रिव्यू होना चाहिए इन यूनिवर्सिटीज का। सामाजिक कार्यकर्ता मधु किश्वर समेत देश के 20 से ज्यादा दक्षिणपंथी शिक्षाविदों ने बीते 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा था, जिसमें स्कॉलर्स ने एएमयू, जामिया मिलिया इस्लामिया और हमदर्द यूनिवर्सिटी सहित राज्यों के अनुदान से चलने वाले विश्वविद्यालयों में मौलाना अबुल आला मौदूदी के लेखों की पढ़ाई कराए जाने पर ऐतराज जताया गया था। मधु किश्वर के संस्थान मानुषी की वेबसाइट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया यह पत्र मौजूद है। पत्र में लिखा गया था, हम आपके ध्यान में लाना चाहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया और हमदर्द विश्वविद्यालय जैसे राज्य वित्त पोषित इस्लामी विश्वविद्यालयों के कुछ विभागों द्वारा बेशर्मी से जिहादी इस्लामिक पाठ्यक्रम का पालन किया जा रहा है। हिंदू समाज, संस्कृति और सभ्यता पर कभी न खत्म होने वाले हिंसक हमले ऐसी शिक्षाओं का प्रत्यक्ष परिणाम है। यह गहरी चिंता का विषय है कि प्रमुख इस्लामी विश्वविद्यालय ऐसी विचारधाराओं को वैधता और सम्मान का आवरण प्रदान कर रहे हैं, खासकर जब से भारत के कुछ प्रमुख मुस्लिम नेताओं ने खुले तौर पर 2047 तक भारत का इस्लामीकरण करने के अपने दृढ़ संकल्प की घोषणा की है। हम करदाताओं और संबंधित नागरिकों के रूप में ऐसी शिक्षाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने का अधिकार रखते हैं। इस चिट्ठी में मौलाना अबुल आला मौदूदी का बार बार उदाहरण देते हुए और उनके लेखन का जिहादी संगठनों द्वारा इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है। चिट्ठी में पत्रकारों, रिसर्च स्कॉलर्स और लेखकों के लेखन के उदाहरण देकर यह बताने की कोशिश की गई है कि मौलाना अबुल आला मौदूदी इन सरकारी संस्थानों में पढ़ाए जाने लायक नहीं है। मधु किश्वर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय ने तो फटाफट स्वीकार कर लिया कि मौलाना मौदूदी और अन्य पाकिस्तानी और मिस्र के विचारक पढ़ाने लायक नहीं हैं, इनको सिलेबस से बाहर किया जा रहा है। परंतु बाकी सिलेबस में भी जिहाद पढ़ाया जाता है, उसकी तहकीकात तो करनी पड़ेगी। एएमयू के मास कम्युनिकेशन विभाग के प्रोफेसर और प्रवक्ता शाफे किदवई सिलेबस से हटाने की पुष्टि करते हुए कहते हैं, एमए इस्लामिक स्टडीज में एक ऑप्शनल पेपर है जिसका नाम है इस्लामिक थिंकर्स, जिसमें सैयद कुतुब और मौलाना अबुल आला मौदूदी जैसे कई सारे इस्लामिक थिंकर्स हैं। यह कोई कंपलसरी पेपर नहीं है, यह एक ऑप्शनल पेपर है। इनके विचारों को लेकर एक विवाद हो रहा था तो हमने उससे जुड़े पाठ्यक्रम को हटा दिया। क्योंकि यह ऑप्शनल पेपर है तो इसे रोका जा सकता था। क्या यह फैसला प्रधानमंत्री को मधु किश्वर और अन्य अकादमिक लोगों द्वारा लिखी गई चिट्ठी की वजह से किया गया? यह पूछे जाने पर शाफे किदवई कहते हैं, यह तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अखबारों में और मीडिया में विवाद हो रहा था और लोगों ने आपत्ति जताई थी, उससे बचने के लिए हमने ऐसा किया। इन विचारकों के लेखन में पैन इस्लामिज्म से जुड़ी बातें हैं जिनके बहुत सारे इंटरप्रेशंस हैं। लोगों ने उनके इस्लाम के इंटरप्रिटेशन पर आपत्ति जताई कि यह मौजूदा हकीकत के हिसाब से रेलेवेंट नहीं है। पाठ्यक्रम में बदलाव की प्रक्रिया को समझाते हुए शाफे किदवई कहते हैं, हम प्रक्रिया फॉलो कर रहे हैं, उसे अस्थायी रूप से हटा दिया है और हम लोग उसे पूरी तरह से हटाने की प्रक्रिया अपना रहे हैं। हटाने की प्रक्रिया में सबसे पहले बोर्ड ऑफ स्टडीज होती है, लेकिन क्योंकि यह ऑप्शनल पेपर है तो हम उसे रोक सकते हैं। कंपलसरी पेपर को हम ऐसे नहीं रोक सकते हैं। बोर्ड ऑफ स्टडीज की एक मीटिंग हो गई है और इसके बाद अकादमिक काउंसिल में जाएगा और अंत में उसे हटा दिया जाएगा। इसको अस्थायी रूप से चेयरमैन ने रोक दिया है। कुतुब शहीद और मौलाना आला मौदूदी कितने समय से कोर्स का हिस्सा थे? इस बारे में शाफे किदवई कहते हैं, यह काफी दिन से पढ़ाया जा रहा था। मुझे तारीख तो नहीं पता, लेकिन कई सालों से इन्हें पढ़ाया जा रहा था। अलीगढ़ में स्थानीय मीडिया से बात करते हुए अलीगढ़ विश्वविद्यालय के इस्लामिक स्टडीज विभाग के पूर्व चेयरमैन और मौजूदा प्रोफेसर उबैदुल्लाह फहद कहते हैं, मौलाना अबुल आला मौदूदी की लिखी हुई किताबों पर सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि वो 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े मुस्लिम स्कॉलर हैं। उनका असर पूरी मुस्लिम दुनिया, यूरोप और अमेरिका पर है। चूंकि वेस्टर्न कोलोनाइजेशन के खिलाफ एक सबसे मजबूत आवाज बनकर वो उभरे, तो उनके खिलाफ सबसे ज्यादा मवाद इस वक्त वेस्टर्न लिटरेचर में पाया जाता है। वो आगे कहते हैं, मैं पिछले 50 साल से मौदूदी को पढ़ रहा हूँ। मैंने उन पर PhD करवाई है। मुझे एक सिंगल लाइन कहीं ये नहीं मिली जिसमें उन्होंने किसी टेररिज्म, चरमपंथ की, हिंसा की, अनडेमोक्रेटिक अंडरग्राउंड एक्टिविटी की बात की हो।
शुरू से लेकर आखिर तक वो यही कहते रहे कि हमें इस्लाम के लिए काम करना है, वो मेथड अडॉप्ट करना है जो हमारे रसूल ने अपनाया था, पीसफुल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड। इस्लामिक स्टडीज़ के सिलेबस के बारे में प्रोफेसर उबैदुल्लाह फहद कहते हैं, हमारे यहाँ किताबें नहीं पढ़ाई जाती हैं, हम थिंकर्स को पढ़ाते हैं। उसमें मौलाना अबुल आला मौदूदी, मोहम्मद इकबाल, अशरफ अली थानवी, अमीना हसन इस्लामी, मुफ्ती मोहम्मद कासिम नानोतवी, मौलाना अहमद रज़ा खां, ये सारे बड़े स्कॉलर्स जो हैं 20वीं सदी के, हम सबको पढ़ाते हैं, उसे क्रिटिकली इवेल्युएट करते हैं, आंख बंद करके नहीं पढ़ाते हैं। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के एक छात्र फरीद मिर्जा कहते हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री से शिकायत करने पर सिलेबस चेंज करना कहीं से समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसका एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है, बोर्ड मीटिंग बैठती है, उसके बाद डिसाइड होता है कि ये चीज़ें निकाली जाएं या ना निकाली जाएं। वहीं इस्लामिक स्टडीज़ के एक दूसरे पूर्व छात्र आमिर मिंटो का कहना है, अभी तक मेरी जानकारी में यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई वजाहत नहीं आई है कि इसके क्या कारण थे, लेकिन ये समझा जा रहा है कि जो ये लेटर लिखा गया प्रधानमंत्री जी को, तो शायद यह उसकी प्रतिक्रिया में किया गया है। यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली है कि कोई भी मिस्टर XYZ कोई भी राह चलता हुआ इंसान प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखेगा तो उस यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन अपने यहाँ सिलेबस में माइनस और प्लस करने लगेगा। क्या इस तरह से यूनिवर्सिटी चलेगी? आमिर मिंटो आगे कहते हैं कि देखिए, यह एक ऑफ पार्लियामेंट से पास यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये कोई बनिए की दुकान नहीं है जो किसी के लाइक डिसलाइक या किसी के विल से चलेगी या किसी लेटर से चलेगी। ये एक ऑफ पार्लियामेंट से चल रही है और एक ऑफ पार्लियामेंट से ही चलेगी, कम से कम जब तक तो चलेगी जब तक मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन नाफिज है। अबुल आला मौदूदी का जन्म साल 1903 में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुआ था। सिर्फ 24 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली किताब अल जिहाद फिल इस्लाम लिखी। साल 1941 में उन्होंने पाकिस्तान के लाहौर में जमात-ए-इस्लामी नामक संगठन की स्थापना की। यहाँ यह जानना बहुत अहम है कि वो भारत के विभाजन और पाकिस्तान के गठन के खिलाफ थे, लेकिन 1947 में भारत विभाजन के बाद वो पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान में उन्होंने इस्लामी कानून लागू करने की वकालत की। पाकिस्तान की सरकार ने उन्हें कई बार गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। साल 1972 में उन्होंने मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथ कुरान की कमेंट्री तफहीमुल कुरान मुकम्मल की, जिस पर वो पिछले 30 साल से काम कर रहे थे। 1979 में इलाज के लिए वो अमेरिका गए और वहीं उनकी मौत हो गई। उन्हें लाहौर में दफन किया गया। मौलाना मौदूदी ने अपने जीवन में 70 से ज़्यादा किताबें लिखी और 1000 से ज़्यादा भाषण दिए। सैयद कुतुब का जन्म साल 1906 में ऊपरी मिस्र के अस्यूत प्रांत में हुआ था। बाद में वो राजधानी काहिरा में आ गए और पढ़ाई पूरी करने के बाद 1933 में शिक्षक बन गए। वो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के बड़े आलोचक बन गए। 1948 में वो उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए, वहाँ 2 साल रहे और इस बीच 1949 में उन्होंने इस्लाम में सामाजिक न्याय नामक किताब लिखी। अमेरिका से लौटने के बाद उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अमेरिका जिसे मैंने देखा है। कहा जाता है कि अमेरिका में अपने निवास के दौरान ही उनको पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से नफरत होने लगी थी। हालांकि यह भी सच है कि वो अपने कपड़ों, क्लासिकल संगीत और हॉलीवुड फिल्मों को पसंद करने के कारण बहुत हद तक पश्चिमी तौर तरीकों के पैरोकार भी थे। उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और मुस्लिम ब्रदरहुड नामक संस्था से जुड़ गए। बहुत जल्द ही वो इसके मुखपत्र के संपादक बन गए और संस्था के सर्वोच्च बॉडी के सदस्य बन गए। 1952 में कमाल अब्दुल नासिर ने जब मिस्र की सरकार का तख्ता पलटा था, तब सैयद कुतुब और मुस्लिम ब्रदरहुड ने नासिर का समर्थन किया था। नासिर ने कुतुब में उनकी पसंद का मंत्रालय देने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। लेकिन जल्द ही नासिर से उनके मतभेद सामने आ गए, क्योंकि नासिर धर्मनिरपेक्षता के समर्थक थे जबकि मुस्लिम ब्रदरहुड मिस्र में इस्लामी हुकूमत लाना चाहता था। 1954 में कुतुब और ब्रदरहुड ने नासिर का तख्ता पलटने की कोशिश की, लेकिन वो असफल हुए और कुतुब समेत मुस्लिम ब्रदरहुड के कई नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। जेल में रहते हुए ही सैयद कुतुब ने 2 किताबें लिखीं। एक उन्होंने कुरान की कमेंट्री लिखी और दूसरी किताब माइलस्टोन्स के नाम से लिखी। इन्हीं 2 किताबों से उनकी पूरी विचारधारा का पता चलता है। उन्हें 1964 में जेल से रिहा किया गया, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उन्हें 1965 में दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने उन्हें दोषी पाते हुए मौत की सज़ा सुनाई और 29 अगस्त 1966 को उन्हें फांसी दे दी गई। साल 2010 में बांग्लादेश की सरकार ने आदेश दिया था कि देश की सभी मस्जिदों, मदरसों और पुस्तकालयों से मौलाना मौदूदी की लिखी किताबें हटा दी जाएं। बांग्लादेश की सरकार का उस समय कहना था कि मौलाना मौदूदी की किताबें चरमपंथी और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देती हैं।
बांग्लादेश की सरकार समर्थक संस्था इस्लामिक फाउंडेशन के महानिदेशक शमीम मोहम्मद ने बीबीसी से बात करते हुए कहा था, मौदूदी का लेखन इस्लाम की शांतिपूर्ण विचारधारा के विरुद्ध है, इसलिए मस्जिदों में उनकी लिखी किताबें रखना सही नहीं है। हालांकि उस समय जमाते इस्लामी ने सरकार के इस कदम को इस्लाम विरोधी करार दिया था। साल 2015 में यान एचेसन ने ब्रिटेन की 9 जेलों की निरीक्षण किया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि कम से कम 5 ऐसी किताबें जेलों में मौजूद थी जिनको ब्रिटेन के जेल प्रशासन ने चरमपंथ को बढ़ावा देने वाला करार दिया था। यान एचेसन की कमेटी ने मार्च 2016 में अपनी रिपोर्ट कानून और न्याय मंत्रालय को सौंपी और पाया कि उन्होंने जिन 9 जेलों का निरीक्षण किया था उनमें से 9 में यह किताबें पाई गई थीं। उनकी रिपोर्ट के बाद सरकार ने जेलों से उन किताबों को हटाने का आदेश दिया था। जिन किताबों को ब्रिटेन के जेलों में पाया गया था और बाद में उनको वहां से हटाने का फैसला किया गया था, उनमें सैयद कुतुब की माइलस्टोन्स और मौलाना मौदूदी की टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इस्लाम भी शामिल थी। कहा जाता है कि इन किताबों ने अरब दुनिया में जिहादियों को प्रेरणा दी है। सऊदी अरब में भी साल 2015 में इन किताबों पर पाबंदी लगा दी गई थी। मुस्लिम ब्रदरहुड के संस्थापक अल बन्ना समेत मौदूदी और कुतुब की किताबों को आधुनिक राजनीतिक इस्लाम के विकास में केंद्र बिंदु माना जाता है। Be aware with the world. APN Broadcast Service.